एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सॉलिड स्टेट की क्लास में। तो चलिए हम अपनी 12th क्लास की सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे और आपका काफी दिनों से लेक्चर नहीं आया, इसके लिए सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि थोड़ा ऑफलाइन की वजह से अभी गला काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब 1-2 दिन में सही हो जाएगा तो आपका लेक्चर आएगा। तो हम अपना सॉलिड स्टेट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और सॉलिड स्टेट हम अपनी 12th क्लास की पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा जो पिछले बार लास्ट लेक्चर था उसने हमने एससीसी को पढ़ लिया था। इस लेक्चर में हम अपना बीसीसी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हमने एससीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आपके 12th स्टैंडर्ड तक वो सारे के सारे क्वेश्चन करा दिए। देखिए आपके इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इससे हट करके आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आपकी बीसीसी। ठीक है, बॉडी सेंटर क्यूब को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं? बीसीसी को। तो अच्छे से समझिए और आपको हम बताएंगे कि इससे किस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं न्यूमेरिकल और किस टाइप का क्या इससे क्वेश्चन कितने आ सकते हैं और ये होती क्या है वो हम सही के सारा का सारा यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। और आई थिंक साथ आज बीसीसी कराऊंगा क्योंकि थोड़ा गला आज भी गड़बड़ है और आगे रेगुलर आपकी क्लास से आएंगे। ठीक है, गला सही हो जाएगा फिर। तो हम आपको बीसीसी की पढ़ा के चल रहे हैं। तो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? बीसीसी पढ़ा रहे हैं, बॉडी सेंटर क्यूब पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये बीसीसी हमारी है वो एक्चुअली में होती क्या है बीसीसी। तो हम क्या समझते हैं, देखिए बीसीसी की कहानी कुछ ऐसी होती है। इसमें एक क्यूब बना लीजिए, ये बनती कैसे? देखो कुछ नहीं है, इसमें भी बीसीसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि कॉर्नर के साथ साथ आपके एटम, यानी कि इसमें कॉर्नर पर तो एटम प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ एटम इसके एक बॉडी सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। यानी कि वो है यूनिट सेल जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ बॉडी पर भी प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? बीसीसी कहते हैं। यानी कि इसमें जो आपका ये बना हुआ है डायग्राम, इसमें जो एटम रखे हुए हैं ये कॉर्नर पे भी प्रेजेंट है और इसके साथ साथ ये एक एटम आपके बॉडी सेंटर पर भी रखा हुआ है। इसी को कहते हैं हम बीसीसी, इसी को कहते हैं बीसीसी। तो चलिए इससे क्वेश्चन कितने आते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके एससीसी से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि आपकी चाहे एससीसी हो, बीसीसी हो, एफसीसी हो, एंड हो, और भी यूनिट सेल आएंगी आपकी, कोई भी यूनिट सेल हो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन 6 ही पूछे जाते हैं। और 6 क्वेश्चन को हम आप चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको यही था, पहला क्वेश्चन यही था कि पोजीशन ऑफ एटम क्या है। पोजीशन ऑफ एटम क्या है? पोजीशन ऑफ एटम क्या है? तो भाई साहब पोजीशन ऑफ एटम जानने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इसमें जो एटम है वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि पार्टिसिपेट ऑफ एटम कितना होगा। तो यानी कि सबसे पहले ये जान लिया, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम की बात नहीं हो रही है। नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है इस यूनिट में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो होते हैं, यानी कि कितना उनका पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे जेड वैल्यू भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बात किसकी की हो रही है? पोजीशन ऑफ एटम की। तो देखिए हमारे कितने एटम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक ही हमारा भूल गए, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। टोटल एटम हमारे इसमें 9 प्रेजेंट होते हैं। कितने होते हैं? टोटल एटम 9 होते हैं, यानी कि पोजीशन ऑफ एटम यहाँ पर 9 एटम होते हैं। अब वो 9 एटम हमारे कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं वो हमें लिखना होता है इस क्वेश्चन में। एससीसी में टोटल एटम हमारे 8 होते थे और 8 के 8 हमारे कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि कोनों पर प्रेजेंट होते थे। लेकिन बीसीसी में 9 होते हैं और 9 में से जो 8 एटम होते हैं, हमारे जो 8 एटम होते हैं वो तो हमारे भाई साहब कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। और बचा हुआ जो एक एटम होता है, ये वाला एटम होता है, ये कहाँ प्रेजेंट है? ये बॉडी पर प्रेजेंट है, यानी कि बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि बीसीसी में पोजीशन ऑफ एटम क्या होते हैं, यानी कि पोजीशन ऑफ एटम की बात करें बीसीसी तो इसमें 8 एटम तो भाई साहब कॉर्नर पर प्रेजेंट है और एक एटम आपका प्रेजेंट होता है बॉडी पर। कहाँ प्रेजेंट होता है? बॉडी पर। तो पहला क्वेश्चन ये था, इसको आप नोट कर लीजिए। हमने जो 6 क्वेश्चन आपके एससीसी में कराए थे वही 6 क्वेश्चन आपके बीसीसी में होंगे। सारे के सारे वही क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं आपकी यूनिट सेल से। ठीक है, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि आपके नंबर ऑफ एटम क्या है, मतलब जेड की वैल्यू निकालनी है हमें। किसकी वैल्यू निकालनी है? इसमें जेड की वैल्यू निकालनी होती है। तो जेड की वैल्यू देखते हैं क्या कहती है।
हमें अब जेड की वैल्यू निकालनी है इस यूनिट सेल में भाई साहब। किसकी वैल्यू निकालनी है? जेड वैल्यू निकालनी है। जेड वैल्यू निकालनी है। क्या वैल्यू निकालनी है? हमको जेड वैल्यू निकालनी है। जेड वैल्यू निकालनी है मतलब इसमें जो एटम प्रेजेंट हैं उनका कितना भाग उस यूनिट सेल में है प्रेजेंट। ये जो यूनिट सेल बनाई है इसमें कितना कितना कंट्रीब्यूशन है कौन कौन से एटम का, जेड का वैल्यू की मतलब ये हो गया। तो सबसे पहले जो कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है उसका कंट्रीब्यूशन देख लिए। तो कॉर्नर पर हमारे एटम कितने प्रेजेंट हैं? कॉर्नर पर 8 प्रेजेंट हैं एटम। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रेजेंट होती हैं। ये सारा मैं समझा चुका हूं आपको खेल क्या होता है। अच्छा, जो हमारे कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन कितना होता है ये भी कहानी मैंने आपको बता दी थी। तो इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 होता है। लेकिन अभी यहाँ पर कहानी नहीं रुकेगी क्योंकि इसमें एक एटम और प्रेजेंट है, वो एक एटम बॉडी पर प्रेजेंट है और बॉडी पर कोई एटम प्रेजेंट होता है तो उसका कंट्रीब्यूशन पूरा का पूरा होता है, यानी कि उसका कंट्रीब्यूशन 1 होता है। तो निकाल लीजिए आपकी जेड वैल्यू कितनी निकल के आई? 8 से 8 खल्लास हो गए भाई साहब। तो 1 प्लस 1/1 इंटू 1 होता है तो इक्वल आपके 2 आई, यानी कि आपकी जेड की वैल्यू निकल के आई वो 2 आई। और आपके पोजीशन ऑफ एटम निकल के आए, यानी कि 8 एटम आपके कहां से प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पर, और एक एटम प्रेजेंट होता है आपके बॉडी पर। और जो जेड की वैल्यू निकल के आई वो आपकी कितनी निकल के आई है? यहाँ पर 2 निकल के आई है। कितनी? 2 निकल के आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं। जब हमने पोजीशन ऑफ एटम बता दिए, जेड की वैल्यू बता दी, तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि ए एंड आर में रिलेशन क्या होगा सर। तो ए एंड आर में रिलेशन निकालने के लिए थोड़ा समझिए आपको। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है बीसीसी का। अगला क्वेश्चन आपका बीसीसी का भैया ये बनेगा कि ए एंड आर में रिलेशन क्या होगा। किसमें रिलेशन? ए एंड आर में रिलेशन क्या होगा। तो देखिए ए एंड आर में रिलेशन निकालने के लिए हमें कहां जाना होता है? जहां एटम एक दूसरे को टच करते हैं वहां जाना होता है। तो यहाँ पर एटम देखो एक दूसरे को टच एटम कौन से कर रहे हैं? ये वाले एटम एक दूसरे को टच करेंगे क्योंकि ये वाला जो एटम है वो यहाँ तक प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है यहाँ तक, और ये वाला प्रेजेंट होता है यहाँ तक। ठीक है, ये वाले एटम एक दूसरे को प्रेजेंट करने हैं। तो हमें ए एंड आर में रिलेशन इन्हीं से निकालना होगा। तो सबसे पहले हम देखो कैसे निकालते हैं। अगर इस वाली दूरी को समझना, इस वाली दूरी को, इस एटम और इस एटम के बीच की दूरी को हम ए मानेंगे तो ये वाली दूरी यानी कि हर एटम के बीच की दूरी ए हो जाएगी। ये तो बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर है। तो इसकी भी दूरी इतनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। तो अगर हम इसके बीच की दूरी निकाल रहे हैं, इस वाले की जो नई लाइन हम खींच ले रहे हैं, इससे रेड से बना दे रहे हैं, ये नई लाइन हम अपनी तरफ से बना रहे हैं, ये एटम के बीच में पहले से नहीं है। तो इसके अगर बीच की लगाएं तो हम थोड़ा मैथ उपयोग करें तो क्या हो जाएगा भाई साहब? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का बदल निकल के आ जाएगा। तो भाई साहब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो के की वैल्यू आ जाएगी भाई साहब √2 इंटू ए आ जाएगी। कितनी निकल के आई? √2 इंटू ए, यानी कि ये जो वैल्यू हमारी निकल के आई वो कितनी निकल के आई? √2 इंटू ए निकल के आई है। √2 इंटू ए निकल के आई है। अच्छा, हमने ये दूरी मान ली और ये भी हमारा एटम है और ये भी एटम है, यहाँ पर पहले से लाइन है। तो इसके एटम और एटम के बीच की दूरी ए होती है। कितनी होती है? ए होती है। ये एस हो सकती है, ये हो सकती है, तो ये भी क्यों नहीं ये होगी। अब हमें ये वाली रेखा पता है ए है, इसके बीच की दूरी इसकी निकाल ली हमने √2 इंटू ए है। तो अब हम इसकी क्यों नहीं निकालेंगे? जो हमने अभी नई लाइन खींची थी, इसको भी मैंने थी नहीं, इसको मैंने खींच लिया, इसको भी मैं रेड कलर से कर देता हूं। किससे? रेड कलर से, जिससे कि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए, आपको एक अच्छे से समझ में कहानी आ जाए। ये हमने जो नई लाइन खींची है इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो भाई साहब कर्ण का वर्ग निकालना है हमको, बराबर देखो ए का वर्ग प्लस हमारा √2 इंटू ए, इसका होल वर्ग हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के 2 इंटू ए स्क्वायर। तो के वर्ग बराबर हो जाएगा 3a स्क्वायर। तो यानी कि के की वैल्यू निकल के आई वो √3 इंटू ए निकल के आई है। के बराबर रूट नहीं दिख रहा, इधर लिखे देता हूं मैं, क्या निकल के आई इधर सोल्व कर देता हूं। के स्क्वायर बराबर कितना है? 3a स्क्वायर। तो के बराबर कितनी निकल के आएगी? √3 इंटू ए निकल के आएगी। तो ये जो निकल के आई है वैल्यू वो कितनी निकल के आई है? √3 इंटू ए निकल के आई है। √3 इंटू ए निकल के आई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है।
अब हमने एक बता लिया, अब देखना हमें ये भी तो पता है कि भाई साहब ये एक एटम है और ये एटम है और ये एटम है और ये एटम है। हमें ये पता है कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, एक आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर और यहां से यहां तक की दूरी आर, यानी कि एक आर, दो आर, तीन आर, चार आर। मतलब 4r बराबर किसके हो जाएगा, मतलब कहानी ये आई कि आपकी जो 4r बराबर किसके हो जाएगा आपका भाई साहब, √3a के, √3a के, यानी कि √3a बराबर किसके हो जाएगा, 4r के। तो a बराबर 4/√3 इंटू r की कहानी हुई। अच्छा, हमने ए एंड आर में रिलेशन निकाल दिया। अच्छा, जेड की वैल्यू में लिख दे रहा हूं, पैकिंग इफिशियंसी में काम आएगी आपको निकालने के लिए। तो जो जेड की वैल्यू निकल के आई थी वो कितनी निकल के आई थी, हमारी 2 निकल के आई है। और ए एंड आर में जो रिलेशन निकल के आया वो कितना आया, क्या निकल के आया, 4/3 इंटू आर बराबर ए निकल के आया। ए एंड आर में रिलेशन ये निकल के आया, लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन कर लिया। अब अगर हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या आता है कि इसकी पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी, तो पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे हम बीसीसी की। देखिए पैकिंग इफिशियंसी निकालेंगे तो हमें क्या है, बस पैकिंग इफिशियंसी निकालने के लिए अगला क्वेश्चन आता है कि पैकिंग इफिशियंसी क्या होगी। पैकिंग इफिशियंसी के लिए मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया था, जेड इंटू 4/3, 3D की बात करिए, इंटू πr क्यू इंटू 100 बटे टोटल अवेलेबल स्पेस। तो P इंटू ई जेड बराबर 2 इंटू 4/3 इंटू πr क्यू अपॉन टोटल अवेलेबल स्पेस, ए का क्यू हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। पैकिंग इफिशियंसी भाई साहब 2 इंटू 4/3 इंटू 3.15 और आर क्यू। अब ए की वैल्यू यहाँ पर रख दो भाई साहब, ए की वैल्यू निकाल लो। ये हमने ए की निकाली थी तो यहां से हमने क्या करती, ए की निकाली थी तो भाई साहब ए की भी क्या हो जाए, 4/3 का क्यू इंटू आर का क्यू। आर का क्यू से आर क्यू कट जाएगी, दिख रहा होगा आपको इतना, ठीक है। आर क्यू से इधर में लिखे दे रहा हूं, आर क्यू से आर क्यू कट जाएगी। तो आपकी जो पैकिंग इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी, देखो 2 इंटू 4/3 इंटू 3.14 इंटू भाई साहब 4/3 इंटू 4/3 इंटू कितनी है आपकी, आप देख लीजिए 4/3 इंटू कितनी हो सकती है आपकी, यहाँ 4/3 इंटू क्यू जाकर आपका क्या कर दोगे, आप इसका क्या कर दोगे, क्यू कर सकते हो आप इसका, यानी कि इसका क्यू लिख दो यहाँ पर। तो आप इसको सॉल्व करो तो सॉल्व करके 68 इतनी परसेंट आएगी, 68% आएगी, यानी कि 68% आएगी पैकिंग इफिशियंसी। इसकी पैकिंग इफिशियंसी कितनी निकल के आई भाई साहब, पैकिंग इफिशियंसी 68% निकल के आई, 68% निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी इसकी पैकिंग इफिशियंसी, 68% निकल के आएगी। अच्छा, हमने पैकिंग इफिशियंसी निकाल ली, हमने पोजीशन ऑफ एटम पता कर लिया, हमने जेड की वैल्यू निकाल ली, हमने ए एंड आर में रिलेशन कर लिया। तो अगला क्वेश्चन हमने क्या बताया था आपको, हमने बता ही दिए थे सारे क्वेश्चन पे, आपको जो यूनिट सेल बताऊंगा उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका ये था कि भाई साहब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। क्या पता करना है हमें, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना है कि इसका जो बीसीसी है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले परफेक्ट एटम चूज करना होता है। तो इसमें परफेक्ट एटम क्या है, आप कहते हो तुरंत बीच वाला है, तो बीच वाला है तो ये कितने को टच कर रहा है भाई साहब, 4 ऊपर वाले को कर रहा है, 4 नीचे वालों को कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिख लो। टोटल एटम कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई साहब। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अच्छा, इतने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लास्ट क्वेश्चन कौन सा बचता था कि इसकी टाइप ऑफ बर्ड, इसकी कौन सी बर्ड है। तो इसकी टाइप ऑफ बर्ड कौन सी है, तो भाई साहब ये कोई सी बर्ड नहीं प्रदर्शित करता, पहली बात तो ये। लेकिन ऑक्टाहेड्रल जैसा दिखता है, और एक्स्ट्राहेड्रल या डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल बर्ड होती है। तो इसकी बर्ड लिख सकते हैं हम, कौन सी होती है, डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल बर्ड होती है। डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल बर्ड आपकी होती है। ये सारे के सारे आपके बीसीसी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, और थोड़ा गला गड़बड़ है, आपको नेक्स्ट
जल्दी से जल्दी लेक्चर डेली अपडेट होंगे, टेंशन मत लिए, पूरा का पूरा सिलेबस में आग लग जाएगी। और बने रहिए हमारे साथ। जॉनियंस केमिस्ट्री को अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और इसी के साथ आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।